ओके। प्रणाम ऑल। सब लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी को शुरू करें। मुझे अगर हाँ ना या थम्स अप भी मिले ना तो अच्छा लगेगा। हाँ मैडम। यस मैम, यस। कुछ तो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि अपने आप ही रिकॉर्ड किए जा रही हूँ। या थैंक यू सो मच। पहले हम अपने इष्ट देवता की पूजा करेंगे, गणपति जी की आराधना करेंगे कि हमें आशीर्वाद दे दे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 बार ओम का चैंटिंग करेंगे। Just check the message. Yes, okay. If everyone is done, please let me know because I'm not able to recognize when the cameras are off. Everybody started on. Oh, oh, oh. If everybody is done, please let me know. Okay. कैमरा ऑन कर दीजिए ना प्लीज। तो कल हमने जो है ना, वो हमने कल क्या देखा था, राशियां देखी थी, भाव। ठीक है। आज के क्लास में हम, हाँ, आप लोग अनम्यूट रख सकते हो अगर आपको बात करनी है तो। हाँ, इट्स नॉट फोर्सफुली लाइक ऑफ, क्योंकि इंटरेक्शन अगर हम रखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, यस। सो वेलकम ऑल। आज हम जो है ना, हम भाव के बारे में जानेंगे। तो भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब है कि हमने राशियां देखी, प्लैनेट्स देखे। अब जिस भी भाव में जो 12 भाव कुंडली के होते हैं, जो हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए, इसे भाव कहा जाता है। ये एक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एरो को अगर आप देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भाव एस्ट्रोलॉजी में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कल है उस प्रकार से देखे जाते हैं। तो अगर ये प्रथम भाव आता है तो ये द्वितीय नहीं होगा, ये द्वादश यानी 12वां होगा। इतना हमें हमेशा से ही भावों के बारे में ध्यान रखना है। भाव का मतलब क्या है? हाउस या स्थान। स्थान का मतलब अगर हम देखें तो जो कुंडली हम देखते हैं उसमें 12 राशियां होती है। तो हर भाव में एक राशि होती है, यानी 12 राशियां और 12 भाव। और ग्रह जो है वो पूरे इसमें, पूरी कुंडली में कहीं पे भी हो सकते हैं। एक घर में 5 ग्रह भी हो सकते हैं, एक घर में एक ग्रह भी हो सकता है, किसी भाव में शायद कोई भी ग्रह ना हो। अब मैं शायद एक वर्ड जो है वो अलग अलग तरीके से आएगा, जो है भाव, उसे हम घर भी कहते हैं, उसे हम हाउस भी कहते हैं। तो ये तीनों तरीके से हम इसको जानते हैं। तो वर्ड, एक मिनट, I'll just read it for you and then I'll explain. In the Vedic astrology, a house is called bhava. The word bhava means thoughts, and it is very obvious name to the houses as a bhava because each house possesses some kind of thought in it and they represent things. The lagna is defined as first house of the birth chart of the person. The next rashi is called second house, and the next to it, it is called third house, and so on. The influence on the planet depends on the rashi occupied that bhava, the lagna of that native, and the bhava in which the rashi is occupied is the planet falls. इसको अगर हमें थोड़ा सा समझना है अच्छे से, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारे घर में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग रूम है, और वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। बच्चों का रूम अलग है, माता पिता का रूम अलग है, सबका रूम अलग है। घर में एक व्यक्ति जो होती है, मुख्य होती है, ही और शी गोज टू अर्न मनी, और उन पैसों से पूरा घर चलता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर इंडियन कल्चर के अनुसार उसमें ज्यादा होती है, जो व्यक्ति घर में पैसे लेके आता है और वो पूरे घर का नियंत्रण रखता है। बच्चों की फीस भरनी है वो करेंगे, पेरेंट्स की दवाइयाँ लानी है, उनको घूमने फिरने जाना है, वाइफ को कुछ शॉपिंग करना है, ग्रोसरी भरनी है, रेंट भरना है, ईएमआई भरना है। हर चीज को कौन देखता है? जो घर का मुख्य स्वामी है वो देखता है। अब इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से समझेंगे कि वो पूरे घर में 2 BHK में जो घर का गृह स्वामी है, चाहे वो हॉल में रहे या बेडरूम में रहे या बच्चों के रूम में, क्या उसके इंपॉर्टेंस में कोई कमी आ जाती है? कुछ कमी नहीं आ जाती है। नमस्ते राजदीप जी। उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी, उसमें कोई कमी नहीं आती। किसी भी भाव में वो व्यक्ति रहे, उनको उतना ही ये मिल जाता है, इंपॉर्टेंस मिल जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका जो अहमियत है वो पूरे घर को चलाते हैं, तो उनका अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे बहुत ही होनहार है, बहुत अच्छा पढ़ाई में है, लेकिन अगर उनकी फीस नहीं भरी जाएंगी तो क्या वो स्कूल जा पाएंगे? नहीं। मतलब उनका फ्यूचर भी किस पे डिपेंड है? गृह स्वामी के ऊपर डिपेंड है। तो इसी प्रकार से जब हम भावों को देखते हैं, तो जो प्रथम भाव होता है वहां पे जो भी नंबर आती है दैट इज कॉल्ड एसेंडेंट या लग्न। मतलब जो उस कुंडली का एसेंडेंट है, वो एसेंडेंट पूरी कुंडली के 12 भावों में कहीं पे भी बैठा हो, वो जितना पावरफुल है और सक्षम है, उतने अच्छे रिजल्ट उस कुंडली को मिलेंगे। इसलिए लग्नेश का सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। उसे एसेंडेंट भी कहा जाता है या लग्न का अधिपति यानी लग्नेश भी कहा जाता है। अब इसे हम फिर से अगर प्रेजेंटेशन में देखें, तो हमें हर भाव का पहले एक तो थोड़ा थोड़ा समझना है कि हर भाव जो है वो कैसे आता है। यहाँ देखिए कि आप फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो पहले भाव से हम देखते हैं सेल्फ यानी वी, हमें अपने आप को देखते हैं
हेल्थ, हमारी एंटायर बॉडी और ओवरऑल पर्सनालिटी और हमारा सर यानी हेड, ये जो है ये हम प्रथम भाव से देखते हैं। सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं? फेस, राइट आई एंड मनी। मनी में यहाँ अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक करें तो लिक्विड कैश जो हमारे पास होता है उसे हम प्रथम भाव से देखते हैं। पैसे अलग अलग तरीके से हमारे पास आते हैं। जैसे लिक्विड कैश आता है, मतलब वो चाहे सैलरी से आए या कोई गिफ्ट करके जाए या कोई रिश्तेदार कुछ पैसे देके जाए। प्रॉपर्टी के माध्यम से आता है या कोई हमें कुछ ट्रांसफर करता है या बैंक से एफडी वगैरह सेविंग से आता है, वो अलग है। और जो सैलरी से पैसा आता है और बिजनेस से पैसा आता है, ऐसे हर जगह से पैसा आता है। तो लिक्विड कैश जो इजी मनी है, जो बहुत जल्दी मिल सकता है, जैसे लॉटरी से भी आता है लिक्विड कैश, तो हर जगह से आता है, तो वो क्या होता है? सेकेंड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस से सिबलिंग को देखा जाता है, ब्रेवरी को देखा जाता है, नेक का जो पार्ट है बॉडी पार्ट्स में उसे देखा जाता है, और छोटे छोटे जर्नीज, हमारे शॉर्ट टर्म जर्नीज जो है वो सब वहां से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस इज मदर्स हाउस, माइंड, हार्ट, मेंटल पीस, एजुकेशन, व्हीकल एंड हाउस मीन्स हमारा खुद का घर। जब भी आपके पास कुंडली में आपका खुद का घर कब बनेगा, आप गाड़ी कौन सी लोगे या कब लोगे, कार कब लोगे, और आपका प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से देखा जाता है। स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, हायर एजुकेशन के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं, और जो हमारा पीएचडी वगैरह है एकदम हायर एजुकेशन, उसे हम 10th या 11th हाउस से 9th हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस के बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम चिल्ड्रन देखते हैं, इंटेलिजेंस और स्टमक का पार्ट देखते हैं। इससे और भी चीजें हम देखते हैं, लव या रिलेशनशिप, मतलब किसी भी रिश्ते में प्यार कितना है, ये हम यहाँ से देखते हैं। लव कैन बी इन कपल्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स। लव ये इमोशन जहां आता है ना, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। स्टडी अगेन यहाँ से हमारा देखा जाता है, और स्टमक का जो पार्ट है वहां से देखा जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ से देखी जाती है वो है हमारा पूर्व पुण्य। जब हमने ये जीवन में जन्म लिया, तब हमने जो भी एज अ बैगेज एक पुण्य हम हमारे साथ लेके आए, वो जो है उसे हम जो है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। नाउ सिक्स्थ हाउस को रिपु स्थान यानी रोग स्थान भी कहा जाता है। रिपु का मतलब है रोग या शत्रु, तो सिक्स हाउस से हमारे शत्रु देखे जाते हैं, और एब्डोमेन का पार्ट देखा जाता है, और डिजीज देखे जाते हैं। सिक्स हाउस से हमारा जॉब भी देखा जाता है। सेवेंथ हाउस से हम पार्टनर को देखते हैं, मैरिड लाइफ को देखते हैं, और जो भी हमारे यूरोजेनिकल जैसे यूरिन ट्रैक वगैरह जो भी सिस्टम्स है, वो सारे बॉडी पार्ट्स इसके अंडर आते हैं। अब जब हम पार्टनर की बात करते हैं सेवेंथ हाउस से, तो वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है जो किसी न किसी लेवल में हमसे जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप में या किसी चीज में हमसे भागीदार है। उसके बाद है एट हाउस से हम लॉन्गेविटी, मतलब कितना हम जिएंगे, वो देखते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन कितना है और वो कैसे होगा। एट हाउस को गुप्त स्थान मतलब गूढ़ शास्त्र का स्थान भी कहा जाता है। तो एट हाउस से हमें मिलने वाला सडन मनी, जैसे हेरिटेज प्रॉपर्टी या कोई एडॉप्शन के बाद जो सडन प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, वो भी हम वहां से देखते हैं। और उसके बाद एट हाउस से हम और क्या देखते हैं कि जीवन लंबा जरूर है, लेकिन हमारी जो मृत्यु है वो हम चाहे 12वें घर से देखें, लेकिन वो मृत्यु किस प्रकार से होगी, कौन से इंसिडेंट के साथ होगी, या हमें हार्ट अटैक आएगा या कार एक्सीडेंट होगा या कोई मार के चला जाएगा, ये किस प्रकार होगा, ये हमें अष्टम स्थान से यानी एट हाउस से पता चलता है। नाइन्थ हाउस इज अ फॉर्चून, रिलीजियस डेट्स, फेम एंड लॉन्ग जर्नीज। अब तक हमने शॉर्ट जर्नीज जो देखे थे, शॉर्ट जर्नीज का मतलब क्या है, थर्ड हाउस से जो हमने देखे कि आसपास के जर्नी, कि मैं आज कहीं जाके आई, मुझे 2 दिन का फिर से ट्रैवल है कहीं पे, तो एक 400-500 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो हम वहां से देखते हैं। फिर जब हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं तो फॉर्चून, मतलब वहां पे हमारा जो हमने फिफ्थ हाउस से क्या देखा, पूर्व पुण्य देखा। अब प्रेजेंट लाइफ में जो हम पुण्य कमा रहे हैं वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। रिलीजियस डेट्स, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, वो करने में हम कितना हमारा मन लगता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें नाइन्थ हाउस से पता चलता है।
फेम जो हमें मिलने वाला है वो यहाँ से मिलता है। ये कैसे मिलता है? क्योंकि फेम जो हमारा पूर्व पुण्य है, हम हमेशा बोलते हैं कि उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो प्रेजेंट लाइफ का कर्म है उसमें चेंज करके हम अपने प्रेजेंट लाइफ के पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो वो भी 9th हाउस से आता है। इसलिए जैसे जैसे आपका प्रेजेंट पुण्य यानी फॉर्च्यून बढ़ेगा ना, उसी प्रकार से आपका नेम और फेम भी उसी हाउस से बढ़ेगा। लॉन्ग जर्नीज हम यहाँ से देखते हैं। लॉन्ग जर्नीज को हम कैसे काउंट करते हैं? जैसे कि ट्रांसफर्स, इंटरस्टेट ट्रांसफर्स की, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका ट्रांसफर हो गया। इंटर कंट्री, एक पूरे देश में आपका कहीं पे भी जो ट्रैवल हो रहा है उसे हम यहां से देखते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस इज फादर्स हाउस, जॉब। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने 6th हाउस से भी जॉब देखा था और 10th हाउस में भी फिर से जॉब देख रहे हैं। तो जो भी सर्वेंट, अंडर सर्वेंट कैटेगरी आते हैं, हर कोई सर्वेंट कैटेगरी आता है। जो मैनेजर है वो भी सर्वेंट है, सीईओ है वो भी सर्वेंट है, किसी ना किसी कंपनी में हर किसी का बॉस है। तो ये सारे कैटेगरी हम कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, जो हायर लेवल के पोजीशंस आते हैं वो हम देखते हैं 10th हाउस से। तो जॉब वहां से देखते हैं। फादर जो है, फादर का पोजीशन, फादर के साथ हमारे रिलेशंस, फादर को कौन सी हेल्थ इश्यू हो सकती है, उनके लाइफ में उनका कैसा प्रोग्रेस है, ये हम 10th हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद है 11th हाउस। 11th हाउस को लाभ स्थान कहा जाता है। मतलब वहां से हम किसी भी प्रकार से होने वाला प्रॉफिट देखते हैं, वहां से हम इनकम देखते हैं। यहाँ पे एक बात अगर आपने नोटिस की होगी तो 2nd हाउस में हमने लिखा है मनी, अगेन यहाँ पे हमने लिखा है 7th हाउस में भी हमने लिखा है कि स्पाउस और बिजनेस, और 6th हाउस में हमने लिखा है जॉब, 10th में भी जॉब। तो ये जितने भी इनकम सोर्स है ना, ये सबसे आने वाला पैसा जो है वो 11th हाउस यानी लाभ स्थान बताएगा कि ये जितने प्रकार के काम हम कर रहे हैं उसने मिलने वाला प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली कितना होगा। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा, मेहनत कर रहे हैं उससे कम होगा, वो इक्वल होगा। ये हम 11th हाउस से देख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो कंपनी में, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रेट कार्ड भी अच्छा है, लेकिन लास्ट मिनट प्रमोशन के टाइम पे ना कुछ हो गया और जो बंदा डिजर्व नहीं कर रहा है उसको ये बात मिल गई और आपको नहीं मिल रही है। देयर यू कैन चेक योर 11th हाउस कि आपको जो होने वाला लाभ था वो आते आते कैसे रुक गया। लाभ में और कौन आता है? ब्लड रिलेटिव्स वी कैन नॉट चूज, फ्रेंड्स वी कैन चूज। फ्रेंड से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए लाभ स्थान से हम हमारे दोस्त को भी देखते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स है वो कैसे होंगे वो भी हम वहां से देखते हैं। और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपको लॉटरी लगे या आपको कोई बड़े बड़े गिफ्ट देता हो या कुछ भी, जो भी चीज आपको एज अ गिफ्ट या सडन प्रॉफिट मिलती है ना, वो सारी हम किससे देखते हैं? वो सारी हम देखते हैं 11th हाउस से। उसके बाद जो है 12th हाउस, जिसे मोक्ष का स्थान कहा जाता है, क्योंकि हमारे लाइफ की जर्नी जो है ना वो 1st हाउस से शुरू होती है। यहाँ पे हमारा बर्थ होता है, 2nd में हम फैमिली में जाते हैं, 3rd में हमें सिबलिंग्स मिलते हैं, 4th में हमें खुद का घर मिलता है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हमें जॉब लगती है, फिर हमारी शादी होती है। इस प्रकार जब हम लाइफ की जर्नी देखते हैं तो 12th हाउस में आते आते हमारी जर्नी खत्म होने का समय आ जाता है। इसलिए इसे लॉस, लेफ्ट आई और एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब ये राइट आई और लेफ्ट आई जो है उसको हमेशा ध्यान में देखिए। 2nd हाउस में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, यानी पाप ग्रह जैसे सूर्य है, तामसिक ग्रह बैठा है, मंगल है, राहु है, शुक्र भी है। शुक्र अगर आप देखोगे दानवों के गुरु शुक्राचार्य, उनकी एक आंख जो है वो खराब है। तो 2nd हाउस में या फिर यहाँ पे 12th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है उससे आप आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि उनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनको नंबर लग सकता है। ये प्रिडिक्शन हम जब ट्रांजिट आएगा ना उसके ऊपर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कब, वो टाइम फ्रेम निकालने के लिए दशा वगैरह पार्ट। लेकिन इस स्थान में अगर पाप ग्रह है तो इस जीवन में आई डिजीज या आई से रिलेटेड सर्जरी या कुछ ना कुछ उस व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। 12th हाउस से हम एक्सपेंडिचर भी देखते हैं क्योंकि इसे लॉस का हाउस माना जाता है। तो किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ से देखा जाता है, या किसी भी प्रकार का लॉस है ये भी यहाँ से देखा जाता है। हमने 6, 8 और 12 ये 3 घर जो देखे हैं ना, इन तीनों घरों में आप देखोगे ना तो 6 में डिजीज है, एनिमीज है और बॉडी पार्ट एब्डोमेन है। 8 में क्या है? जीवन का अंत कैसे होगा, किस प्रकार से होगा या हमारा नुकसान कितना होगा, ये हमने देखा। और 12th हाउस में हमने क्या देखा? एक्सपेंडिचर, लॉस,
ये सारी चीजें, मतलब ये तीनों को क्या कहा जाता है, 6 8 12 का एंगल कहा जाता है। 6 8 12 में आप देखोगे निगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर पॉजिटिव हाउस का एक निगेटिव पार्ट होता है और हर निगेटिव हाउस का एक पॉजिटिव पार्ट होता है। इस प्रकार से अगर हम देखोगे तो 6th हाउस का पॉजिटिव पार्ट क्या है कि यहाँ से हम जॉब देखते हैं। 8th हाउस का पॉजिटिव पार्ट क्या है कि यहाँ से हम सडन गेन या सडन मिलने वाली प्रॉपर्टीज, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, ये देखते हैं। और 12th हाउस जो है, 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, फॉरेन टूर्स देखते हैं। हमने जो जर्नीज देखे ना, 9th हाउस से हमने लॉन्ग जर्नी देखी, इंटरस्टेट। अब जब किसी को फॉरेन जाना है ना, उसके लिए हमें 12th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th हाउस में राहु का होना, शनि का होना, ये जो प्लैनेट है ये व्यक्ति को घर से दूर लेके जाते हैं, इसलिए 12th हाउस उसके लिए स्टडी किया जाता है। इसको अगर थोड़ा सा और विस्तार में हमें देखना है तो हम यहाँ थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मैंने पहले क्लास में भी बोला था, दूसरे क्लास में भी बोला था कि हर भाव का, हर ग्रह का या हर राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना या सिग्निफिकेंस है, वो थाउजेंड्स ऑफ सिग्निफिकेंस हर एक चीज के आपको मिलेंगे। उसमें से कम 10 से 12 हम ट्राई करेंगे कि अपने क्लास में सीखे। तो प्रथम भाव के जब सिग्निफिकेंट आते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हमारा शरीर, हमारे शरीर का रंग कैसे होगा, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यून सिस्टम कैसे होगा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ब्रेन का पार्ट भी यहाँ आता है क्योंकि सर यहाँ पे है, तो हम कितने इंटेलेक्चुअल होंगे, कितने स्मार्ट होंगे, कितने बलशाली होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो शरीर से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए नहीं है। गौरव, नाम और हमारा स्वभाव, ये चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। द्वितीय भाव यानी दूसरे हाउस से हम क्या देखते हैं, धन यानी पैसा, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु यहाँ से भी देखा जाता है, वाणी, सत्य, असत्य, दान, नेत्र और पड़ोसी। सेकेंड हाउस से हम अपने नेबर्स को भी देख सकते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपके सेकेंड हाउस में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट बैठा है या पॉजिटिव भी है, लेकिन ट्रांजिट में अगर नेगेटिव प्लैनेट की वहां पे दृष्टि आ रही है ना, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको नेबर से कोई ना कोई तकलीफ जरूर होगी। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि अगर आपके सेकेंड हाउस में राहु है तो क्या होगा कि आपके नेबर है वो आपसे हमेशा डिस्कनेक्ट रहेंगे, आपसे जलेंगे, आपकी प्रोग्रेस से जलेंगे और आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे या आपसे ज्यादा कनेक्शन नहीं रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय भाव, यहाँ से हमारे जो छोटे सिबलिंग हैं उनको देखा जाता है, और बड़े सिबलिंग को हम कहाँ से देखते हैं, 11th हाउस से, वो हम जैसे आगे जाएंगे तब देखेंगे। तो तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, छोटे भाई बहन, पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु हम यहाँ से देखते हैं, गुप्त शत्रु भी हम यहाँ से देखते हैं, गले का जो पार्ट है बॉडी का वो देखते हैं, हमारे कान है वो भी हम यहाँ से देखते हैं, और श्वास, श्वास संबंधी यानी लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं जो हम यहाँ से देखते हैं। अब इस भाव का सबसे बड़ा ये क्या है कि सिबलिंग्स जो है इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरा जो है पराक्रम यानी अचीवमेंट्स। तो आपको अपने इस लाइफ में कैसा प्रोग्रेस मिलेगा, कितने अचीवमेंट मिलेंगे, ये हमें यहाँ से पता चलता है। इजी मिले, मुश्किल से मिले, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा ये यहाँ से पता चलेगा। सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, उनके कारण आपका लाभ होगा या नुकसान होगा, ये आपको थर्ड हाउस से पता चलता है। चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा गया है क्योंकि ये मातृस्थान है। मातृस्थान का मतलब क्या होता है कि माता, सबसे ज्यादा सुख हमें जीवन में कौन देता है, माता देती है। तो माता के लिए जब हम देखते हैं ना कि चतुर्थ स्थान जो है वहां से माता, खुद का घर वो भी मातृ समान होता है। सबसे ज्यादा सुख हमें कब देता है, आप कितना भी अच्छा घर रेंट पे लो, छोटा सा 1 BHK खुद का ले लो, सबसे ज्यादा सुकून आपको खुद के घर में आएगा। उसके बाद आप वहां से क्या देखते हैं, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मतलब क्या है, जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट, आई एम सो सॉरी, एक जस्ट रीस्केड्यूल हो रहा है। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि गड़ा हुआ दिन देखते हैं, गड़ा हुआ दिन यहाँ से नहीं देखते, एक्चुअली यहाँ से हमें माता से क्या मिलने वाला है ये देखते हैं। पेरेंट्स से कितना पैसा मिलेगा, स्पेशली मम्मी के साइड से कितना पैसा मिलेगा, हमारे लंग्स कितने स्ट्रांग होंगे या लंग्स से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू होगा,
हमारे चेस्ट के ऊपर का पार्ट यहाँ से देखा जाता है, यानी हार्ट चक्र के ऊपर का पार्ट यहाँ से देखते हैं। खुद का वाहन का सुख, मतलब गाड़ी या कार अगर हम खरीदने वाले तो कौन से स्वरूप की होगी। भूमि को भी यहाँ से देखा जाता है। भूमि अगेन इज द पार्ट ऑफ हाउस, मतलब हाउस इज द पार्ट ऑफ भूमि। तो ओपन प्लॉट प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होता है ओपन प्लॉट या बहुत सारी जमीन, और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टेड हाउसेस या शॉप्स। तो इसमें से अगर आपका शनि प्रबल है या चतुर्थ हाउस में है, आपको बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी या पुराने घर या बहुत सारी जमीन जो बंजर है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो आपको मिलेगी। तो जमीन को भी यहाँ से देखा जाता है। उसके बाद है पंचम स्थान। पंचम स्थान से हम संतान यानी हमारे बच्चों को देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, विद्या, यश, हमारे अनुयायी, स्पिरिचुअल एनर्जीज, मंगल कार्य, ननिहाल यानी माता का जो रिलेटिव्स है, जैसे हमारे मामा मामी, नाना नानी, उनके बारे में हमें अगर कुंडली में जानना है तो वो हम देखते हैं पंचम स्थान से। हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज है वो भी हम पंचम स्थान से देखते हैं। और बॉडी का चेस्ट के नीचे का जो भाग है उससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू किसी को आपको प्रेडिक्ट करना है वो भी फिफ्थ हाउस के कनेक्शन में होता है। एक सिंपल रूल मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कोई भी एक प्रिडिक्शन आपको जब करना है ना, इसके लिए कोई भी एक भाव कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है, हमेशा कम से कम 2 या 3 भावों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आपको मिलने वाले पैसे देखने हैं तो मनी चाहे यहाँ लिखा हो, लेकिन उसके लिए आपका जॉब भी देखा जाएगा, आपका मैरिज भी देखा जाएगा, क्योंकि मैरिज के बाद भी पैसा मिलता है। सही है, डाउरी भी मिलती है या गिफ्ट्स मिलते हैं। और यहाँ चतुर्थ स्थान भी देखा जाएगा, माता से मिलने वाला पैसा, 10th हाउस से फादर। तो इसका कॉम्बिनेशन करके आपको डिसाइड करने वाला है कि जो लाभ होने वाला है वो एग्जैक्टली कहाँ से होने वाला है। पैसा आएगा लेकिन वो कहाँ से आएगा। पंचम भाव का सबसे बड़ा कारक जो है उसे प्रेम कहा जाता है, यानी लव, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रेम हो। लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैरिज 7th और 12th हाउस से देखा जाता है, और लव मैरिज 5, 7 और 12 से देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? लव। 7th हाउस से हम देखते हैं मैरिज, और 12th हाउस से हम देखते हैं बेडरूम यानी इंटीमेसी। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब कोई भी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होता है। इसलिए इन तीनों को देख के ही मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रिडिक्शन करना है। तो लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये क्वेश्चन भी अगर आता है तो उसके लिए भी आप 5th हाउस से देख सकते हैं। नाउ वी कैन गो टू 6th हाउस। 6th हाउस जो है उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है माना जाता है, क्योंकि वहां से शत्रु देखे जाते हैं। जब हम शत्रु की बात करते हैं, और वहीं से हमने जॉब भी देखा, मतलब हमें हमारे वर्क प्लेस में जो भी एनिमीज है वो भी 6th हाउस से पता चलते हैं। चिंता यानी किसी भी प्रकार की समस्या, ऋण यानी लोन्स, लोन्स भी हम यहाँ से देखते हैं। होने वाला कोई भी रोग वो भी हम यहाँ से देखते हैं। लीगल एक्टिविटीज या कोर्ट केसेस वो भी हम यहाँ से देखते हैं। और पेट के ऊपर का और चेस्ट के नीचे का जो भाग है वो भी हम यहाँ से देखते हैं। हर प्रकार का दुख जीवन में जब आता है ना, किसी भी प्रकार का दुख वो 6th हाउस से कनेक्ट होके आता है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम में जहाँ सॉरो है, इमोशंस इन्वॉल्व है, उसके लिए आपको 6th हाउस स्टडी करना जरूरी है। नाउ यू गो टू 7th हाउस। 7th हाउस को जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर का घर माना जाता है। काम यानी कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो वहां से देखा जाता है। एक सिंपल रूल यहाँ बताती हूँ, जॉब हम कहाँ से देखेंगे? 7th से, और बिजनेस हम देखेंगे, सॉरी, जॉब हम देखेंगे 6th हाउस से और बिजनेस देखेंगे 7th से। लेकिन जॉब में आप एग्जैक्टली exactly क्या करने वाले हो, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल यू आर गोना डू, वो हमें पता चलता है 10th हाउस से। और बिजनेस में आपका बिजनेस किस स्वरूप का होगा, आप क्या बेचोगे या क्या खरीदोगे, वो भी हमें बताता है 10th हाउस। तो सप्तम भाव से हम जो देखते हैं ना, वो देखते हैं जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर, विवाह, वासना, दैनिक व्यवसाय यानी कि बिजनेस अगेन, मृत्यु यहाँ उतना आइडियल नहीं है। बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको भी हम यहाँ से देखते हैं। और डायरेक्ट एनिमीज, 6 से हमने देखा कि छुपे हुए शत्रु या वर्क प्लेस के शत्रु। और सप्तम भाव से हम देखेंगे जो भी डायरेक्ट एनिमीज है, जो सामने से, कभी ऐसे होता है ना कि हम जाते हैं तो कोई सीधे से थप्पड़ मारता है या किसी से झगड़ा हो जाता है, कार किसी को ठोक देती है तो रोड पे झगड़ा, ये क्या हो गए? डायरेक्ट एनिमीज हो गए।
जो हिडन वार कभी करते नहीं है। तो इन सबको हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम भाव से। और एक चीज हम वहां से देखते हैं, पार्टनरशिप। तो बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज हो, दोनों चीजों के लिए हम इस घर को देखते हैं। तो अगर किसी का मैरिज सही नहीं चल रहा है ना, तो उस समय उसका बिजनेस पार्टनरशिप भी सही नहीं चलेगा, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि दोनों चीजें एक ही घर से देखी जाती है। लेकिन मैरिज के लिए हमने दो और घर देखे हैं, जिसके लिए हम बिजनेस के लिए 10th एंड 11th को देखेंगे। तो ये दोनों भी उतने स्ट्रांग होना जरूरी है कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले। अब हम चलते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव हर चीज, मतलब गूढ़ विद्या या कोई भी अंधेरा, डार्कनेस और डीप रिसर्च, ये सारी चीजों से कनेक्टेड है। यहाँ से हम हमारी आयु देखते हैं। मृत्यु हम यहाँ से देखते हैं, मतलब मृत्यु हम 12th हाउस से देखते हैं कि मृत्यु कब होगी और मृत्यु कैसे होगी, ये हम अष्टम भाव से देखते हैं कि बेड रिडन होके होगी या कोई हमें मार के जाएगा या क्या एग्जैक्ट इंसिडेंट होगा, ये हमें अष्टम भाव से पता चलता है। सडन लॉस अगर अगर हम 8th हाउस से देखते हैं तो सडन गेन भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। फॉरेन टूर्स के लिए या फॉरेन से आने वाला पैसा भी हम यहाँ से देखते हैं। और सडन चेंजेस जो लाइफ में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम यहाँ से देखते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, रिकवरी ना होने वाले रोग और पेट से निचले भाग का हिस्सा, ये सारी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव जिनका स्ट्रांग होता है ना, वो लोग बहुत ज्यादा डीप रिसर्चिव होते हैं। किसी भी एक चीज को वो पकड़ेंगे और उसमें बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च जो है ना, वो भी एक गड़ा हुआ नॉलेज है जो हर किसी को अवेलेबल नहीं है, तो उसे भी अष्टम भाव से जोड़ा जाता है। उसके बाद है नवम यानी 9th हाउस। 9th हाउस को भाग्य स्थान, धर्म स्थान और तीर्थ यात्रा का स्थान, यश, वाइफ का जो भाई है साला या साली, उनको भी वहां से देखा जाता है। संन्यास लेना है अगर किसी को, तो वो भी वहां से देखा जाता है। ड्रीम्स के बारे में यहाँ से देखा जाता है। गुरु या आचार्य और शिक्षा। शिक्षा के हमने 3 घर देखे कि 4th से भी देखी हमने शिक्षा, 5th से भी देखी और 9th से भी देखेंगे। तो जो हायर स्टडीज है ना, जैसे प्रीचर बनना है या पीएचडी करना है या बहुत बड़े लेवल पे काउंसलर, जहाँ बहुत बड़ा नॉलेज लगता है, ब्रिलियंट, वो सब हम 9th हाउस से देखते हैं। संन्यास यहाँ से हम क्यों देखते हैं? संन्यास हम यहाँ से इसलिए देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जब बढ़ती है ना हमारे अंदर, या आध्यात्मिकता बढ़ती है, तो हमारी रुचि संसारिक जीवन से कम होने लगती है और हम वैराग्य की तरफ जो है अपना जो है उसको जर्नी जो है उसे स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ से संन्यास भी देखा जाता है। ड्रीम्स यहाँ से देखे जाते हैं। और तीर्थ यात्राएं है, स्पिरिचुअल जर्नी जितने भी है, धर्म के बारे में हमारा ज्ञान कितना होगा, ये भी देखेंगे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट, जब भी आपको किसी को रेमेडी देनी होती है ना, तब आप उनको अगर बोलोगे कि आप ये मंत्र कीजिए या पूजा कीजिए, ये बताने से पहले आपको उनका 9th हाउस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 9th हाउस आपको बताएगा कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है या नहीं है। अगर वो व्यक्ति नास्तिक है तो उनको मंत्र देके कुछ भी फायदा नहीं है, वो करने नहीं वाले हैं। इसलिए आपको हमेशा पहले 9th हाउस ऑब्जर्व करना है, उसके बाद कौन से स्वरूप की रेमेडी या प्रेयर देनी है वो डिसाइड करना है। उसके बाद जो आता है ना, वो है 10th हाउस। 10th हाउस को पिता का हाउस माना जाता है। अब यहाँ एग्जैक्टली आप देखिए, हमने प्रथम हाउस से क्या देखा? खुद को देखा, खुद का शरीर और अपने आप को। उसके एग्जैक्टली अपोजिट 7th हाउस आता है, उससे हमने हमारा लाइफ पार्टनर है उसको देखा। नाउ 4th हाउस से हमने क्या देखा? माता को देखा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट पिता को देखा। तो इस प्रकार से हम जब समझेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत आसान होने लगती है। दशम भाव से हम पिता को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा और राजयोग। अब ये सारे वर्ड आपको लगेंगे कि ट्रेडिशनली जिनका आज के लाइफ में कुछ काम नहीं है, तो इनको आज के लाइफ से हम जोड़ेंगे। तो राज्य मतलब हमारा गवर्नमेंट या हमारा देश, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या काम हमारे हैं, ये सारे यहाँ से दिखेंगे। कारोबार जो है वो हमारे बिजनेस, पद यानी आपका डेजिग्नेशन आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, जैसे मैंने पहले कहा था, तो आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ से देखा जाएगा। राजयोग और नेम और फेम, ये भी यहाँ से देखा जाता है। स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड होने वाले जो भी प्रॉफिट्स है, वो सारे जो है वो 10th हाउस से देखे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं एकादश भाव में, यानी 11th हाउस। 11th हाउस जो है ना, उसे सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां से हर प्रकार का लाभ देखा जाता है।
आय यानी किसी भी प्रकार के आने वाले पैसे, चीजें, गिफ्ट, हर चीज। आय मतलब कुछ भी आ सकता है जो आपके काम आए और जो आपको प्लीज करे, वो सारी चीजें वहां से देखते हैं। लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, और हमारे बड़े सिबलिंग्स, उनको भी यहाँ से देखा जाता है। बहू को भी यहाँ से देखा जाता है, और कान को भी, जो हमारा ईयर है लेफ्ट, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। अब जब हम इसमें एक ये करते हैं, देखते हैं कि विश फुलफिलमेंट का हाउस भी इसको माना जाता है। तो ये जो हाउस है ना, ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इसे लाभ स्थान क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे हमने देखा कि हर प्रकार का लाभ यहाँ से आएगा, मतलब आपको जॉब से पैसा मिले तो भी वो आपको 11th हाउस से पता चलेगा। माता से कितना मिलने वाला है, 11th हाउस से पता चलेगा। पिता से मिलने वाला है, 11th हाउस से पता चलेगा। लॉटरी लग के पैसे मिलना है, वहां से पता चलेगा। कुछ लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे, उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आते हैं। कोई उनको कार गिफ्ट करेगा, कोई घर गिफ्ट करेगा, कोई प्रॉपर्टी देके जाएगा, इस लेवल के गिफ्ट उनको आते हैं। रिस्ट वॉचेस या महंगे मोबाइल। स्पेशली जब कोई जिस किसी का 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में, उन लोगों को ऐसे गिफ्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जिसे हम रिश्वत भी कह सकते हैं एक दूसरे लैंग्वेज में। तो जो भी एडिशनल प्रॉफिट है, जहां आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना पड़ा, वो सडनली आपको मिला, वो सारा हम कहाँ से देखते हैं, 11th हाउस से। इसलिए 11th हाउस जो है ना, उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं 12th हाउस यानी द्वादश भाव। इसे व्यय स्थान कहा जाता है, मतलब जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई ना, उसका व्यय यानी अंत जो है, वो 12th हाउस से होगा। बेडरूम यानी इंटीमेसी भी यहाँ से देखी जाती है। मोक्ष भी 12th हाउस से देखा जाता है। किसी भी प्रकार का होने वाला नुकसान यहाँ से देखा जाता है। फॉरेन ट्रिप्स भी यहाँ से देखा जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती, इसको हम बंधन योग शब्द यूज करते हैं। और बाया नेत्र और मृत्यु, मृत्यु जो है वो यहाँ से देखी जाती है। अब हॉस्पिटल में भर्ती जो है वो यहाँ से क्यों देखी जाती है, क्योंकि इस हाउस को आप देखो, एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे शैया सुख लिखा है, मतलब बेडरूम हाउस। दैट इज अगेन व्हाट इज बंधन। बंधन योग है, हम ज्यादा से ज्यादा समय वहां स्पेंड करते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल। जेल योग भी वहां से देखा जाता है, क्योंकि उसको भी बंधन योग कहते हैं। अंडरग्राउंड कोई रहता है, बेड रेस्ट तक लंबे समय तक, कोई घर में ही रहे, हॉस्पिटल में ना रहे, लेकिन बेड रिडन है, उसे भी बंधन योग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे हम ब्लॉक है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, हमें फ्रीडम नहीं है आने जाने का, वो सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो 12 भाव आपके समझ में आ गए ओवरऑल। अब हमें देखना है कि लीडरशिप ऑफ एवरी भाव, हाउ इट कम्स। लॉर्ड ऑफ भाव इज द लॉर्ड ऑफ द साइन और राशि फॉलिंग इन दैट भाव। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिंह लग्न चार्ट, the Siha Rashi falls in the first house, hence Lord of the first house would be Sun. Similarly, Scorpio Rashi falls in the fourth house, hence the Lord of the fourth house will be Mars. इसका, हाँ, इसमें प्रेजेंटेशन में मैं देखती हूँ, ये तो ये है, 1-2 मिनट। हाँ, ये एडिशनल थोड़ा एडवांस है, इसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। मुझे आपको जो बताना है वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसे जब हम देखते हैं ना कि हर भाव में एक नंबर आता है। जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट, मैं गूगल से वो इमेज शेयर करके देखती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। आई एम नॉट ऑन म्यूट बेबीज। आप में से किसी के पास आपकी खुद की कुंडली है बनाई हुई, वो भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आ जाएगा।
मैं बस प्लैनेट्स के लिए ढूंढ रही हूँ जो मुझे, हाँ मिल गया, आई गॉट इट। मैं जस्ट 2 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ एंड देन आई शेयर दैट। हाँ, हियर यू कैन सी, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस। आपको ये आइडिया आ गया? तो हाउसेस जो है वो इस प्रकार से घूमते। फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 4 नंबर आ गया। तो राशि जो है ना, राशियों के नंबर उस घर में लिखे जाते हैं। जो भी नंबर यहाँ आएगा फर्स्ट हाउस में, उसके बाद वो सीक्वेंस से आगे तक चलता है। पहले घर में कोई भी नंबर आ सकता है, भले वो फर्स्ट हाउस है, वहां पे हमेशा फर्स्ट नंबर नहीं आता है। आपका जब जन्म हुआ था उस समय सूर्य जिस राशि में उदित था, मतलब प्रकाशमान हो रहा था, उस राशि का नंबर यहाँ पे आता है। और उसके बाद बाकी राशियां सीक्वेंस से आ जाती है। यहाँ पे फोर्थ आया, मतलब कौन सी आई? कैंसर साइन आई। तो राशियों का सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। जैसे पहली मेष है, दूसरी टॉरस है यानी वृषभ है, जेमिनाई है, एंड देन कैंसर फोर्थ है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है 12 राशियों का, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस और भावों का सीक्वेंस कभी नहीं बदलता है। बस हमेशा देखना है कि भाव जो है वो फिक्स है। हमेशा किसी की भी कुंडली में यही पहला घर रहेगा, लेकिन ये 4 नंबर यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ पे 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर 12 है तो उसके आगे यहाँ 1 आएगा और फिर वो सीक्वेंस चालू हो जाएगा। तो जो भी नंबर यहाँ आएगा उसके आगे का नंबर आएगा। नाउ वी सी द प्लैनेट्स। यहाँ राहु लिखा है, मर्क्यूरी सन है, और यहाँ कुछ जो भाव है या कुछ घर है वो खाली है, वहां पे कोई भी नंबर नहीं है। तो जब वहां पे कोई भी नंबर नहीं है ना, तो वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है, बिकॉज दिस इज द स्नैपशॉट। जब आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रह कैसे घूम रहे थे 360 डिग्रीज में, उस प्रकार से उनको फ्रीज करके उनकी एक फोटो ली है। तो एक दो ग्रह, इनको थोड़ा अच्छे से समझना है तो हमें इसका भ्रमण समझना है। जैसे हम राहु से शुरू करते, राहु को एक राशि में पूरा घूमने के लिए 18 मंथ्स लगते हैं। मर्क्यूरी जो है वो 40 to 45 डेज लेता है। सन यानी कि सूर्य 1 महीना लेता है। वीनस भी 1 महीना या उससे आसपास कम ज्यादा दिन लेता है। केतु टेक्स अगेन सेम टाइम। मार्स भी कम लेता है, लेकिन सैटर्न, जुपिटर, राहु है ना, ये सैटर्न 2.5 साल लेगा। जुपिटर जो है वो 1 महीना, 12 महीने लेगा, मतलब 1 साल लेगा। तो ये 3 जो प्लैनेट है ये सबसे ज्यादा लंबा समय लेते हैं घूमने के लिए। इसलिए क्या होगा, चंद्र जो है वो 2.25 दिन लेगा, मतलब चंद्र फास्ट फास्ट कंप्लीट करके आ जाएगा पूरी परिक्रमा। इसीलिए एक जगह पे 2-2, 3-3 प्लैनेट भी हो सकते हैं उनके स्पीड के अनुसार। यू कैन जस्ट इमेजिन द रेस। जब बच्चों का या किसी का रेस शुरू होता है, एक साथ सब भागना शुरू करते हैं, लेकिन हर एक के स्पीड के अनुसार 3-4 बच्चे एक ग्रुप में पीछे रहते हैं, एक सबसे आगे निकल जाता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। इस प्रकार से प्लैनेट होते हैं, वो अपने अपने स्पीड से चलते हैं। इसलिए उनका जो स्पीड है उस प्रकार से वो उस जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। उसको हम स्नैपशॉट मान के हमारी कुंडली मानते हैं। तो एक घर में 5 ग्रह भी हो सकते हैं, एक घर में एक ग्रह भी हो सकता है, और एक भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। मैं एक छोटी स्टोरी यहाँ सुनाना चाहूंगी। रावण के बेटे का नाम क्या था, आपको पता है? रावण, मेघनाथ। मेघनाथ। उसका जब जन्म हुआ था ना, तो रावण जो थे वो सबसे ज्यादा बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। तो उन्होंने शिव जी की बहुत आराधना की थी, और इसलिए उनका पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल उस समय था, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी उन्हें किसी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। तो रावण की सबसे बड़ी इच्छा थी कि जब भी उनके पुत्र का जन्म हो, तो सारे ग्रह, ये जो लाभ स्थान है यानी 11th हाउस, इसमें रहे। इससे क्या होगा कि सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे, उसको कभी मृत्यु नहीं आएगी, उसको कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम 6th हाउस से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड नहीं आएगी, और उसका जीवन जो है वो अमर हो जाएगा। इसलिए रावण ने अपनी शक्ति से 9 के 9 ग्रहों को बांध के रखा था, एक जगह पे फ्रीज करके रखा था 11th हाउस में। लेकिन सैटर्न को हम हमेशा देखते हैं कर्मों का कारक है। तो सारे ग्रह वहां रह गए, लेकिन सैटर्न वहां से छूट गया था,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे अपने कर्म चुकाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसीलिए रावण ने इतनी शक्तिशाली होके भी अपने बेटे की कुंडली पे अपना कंट्रोल नहीं ले पाए, इतनी ज्यादा ग्रहों की पावर है। और सबसे ज्यादा इसीलिए सैटर्न, जुपिटर और राहु को माना जाता है, क्योंकि जो ग्रह लंबे समय तक चलते हैं ना, उनका इम्पैक्ट लंबे समय तक चलता है। मान लीजिए कि मून, अब हमें पैसे की बात करनी है, तो पैसे कौन सा ग्रह देता है? तो हमें अगर धन लाभ होना है, मून के टाइम में हम देखेंगे तो 2.25 दिन में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा, बाद में वो स्टॉप होगा। लेकिन जब शनि जो है वो 2.5 साल चलता है, तो आपको 2.5 साल तक कोई चीज मिल रही है वो मिलेगी। जुपिटर 12 मंथ्स है, तो आपको पूरे साल भर जो भी चीज मिल रही है वो मिलेगी, तो वो अच्छी हो या बुरी हो। इसीलिए जो प्लैनेट जो मेजरली लंबे समय के लिए चलते हैं ना, उनको एस्ट्रोलॉजी में है वो थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि मेजर घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती है वो उस प्लैनेट को लेकर देखी जाती है। तो भाव कॉन्सेप्ट, इस एक चार्ट में आपको राशि, भाव और प्लैनेट तीनों आ गए। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ आज के टॉपिक से रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं। फास्ट हुआ, समझ में आया? hear me? या आई कैन, नहीं, नॉट नाउ जानवी जी, देर इज सम प्रॉब्लम आई गेस। या यू कैन टाइप इफ यू वांट। मतलब आवाज ही नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अब दे रहे हैं। हाँ, तो अगर कोई ग्रह नहीं है कोई भी हाउस में, तो फिर कैसे कंसिडर करेंगे? फोर्थ तो हाउस में यहाँ पे, सपोज नथिंग। हाँ, फोर्थ हाउस में कुछ नहीं था अभी। फोर्थ हाउस की राशि कौन सी है? मून है, चंद्र। नहीं, राशि तो कौन सी? कर्क। राश कर्क। कर्क। कर्क का स्वामी हाँ, कौन है? चंद्र है। तो हमें देखता है चंद्र कौन से भाव में बैठा है। अच्छा। हाँ, ओके। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि फादर ऑफ द हाउस और रूलर ऑफ द हाउस वो चाहे बेडरूम में हो कहीं पे भी हो, उसी प्रकार से 4 नंबर अगर वहां राशि का है और वहां कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट फोर्थ राशि का तो रहेगा ही। मतलब क्या हो गया, इस कुंडली को ही अगर हम, मैं फिर से शेयर करके इसी को प्रमाण लेके हम थोड़े से कुछ प्रिडिक्शंस देखते हैं। जैसे आप 4th नंबर आया, तो वो क्या हो गया, एसेंडेंट हो गया, लग्नेश। तो ये लग्न की राशि हो गई। लग्न की राशि मतलब इसका जो भी स्वामी है वो है मून, वो हो गया एसेंडेंट। तो इस घर पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? मून का रहेगा। मतलब ये व्यक्ति जो भी इनका 4th नंबर यहाँ आ रहा है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव होगी, क्योंकि जो मून के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ इस भाव के कैरेक्टरिस्टिक और मून के कैरेक्टरिस्टिक, और कैंसर साइन जो हमने वैसे भी देखा कि बहुत इमोशनल है, इन तीनों का बैलेंस होके उस घर में रिजल्ट आएगा। अब तो यहाँ अपने को लग्न कुंडली माननी चाहिए या चंद्र कुंडली माननी चाहिए? उसके अलग अलग एक है ना, वो ये है कि चंद्र कुंडली कब देखी जाए, लग्न कुंडली कब देखी जाए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि लग्न कुंडली को प्रमाण मान के ही सीखिए, ओके। बिकॉज बीइंग एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्र कुंडली, उसमें प्रॉब्लम है तो चलित कुंडली, उसमें प्रॉब्लम है तो नवमांश कुंडली, ऐसे उसका एक सीक्वेंस अलग है। लेकिन लग्न कुंडली को जो है वो ओवरऑल बेस माना जाता है, बिकॉज दैट इज अवर बॉडी एंड सोल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सेकेंड हाउस में हमने राहु देखा, वो कौन सी राशि में बैठा है? वृषभ। सिंह राशि, सिंह 5। राशि में, सिंह राशि में लियो साइन में बैठा है। लियो का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य। सूर्य का रिलेशन राहु के साथ कैसा है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। राहु एकमेव ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, मतलब सूर्य का पावर वहां कमजोर हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये साइन यहाँ पे वीक हो गया, राहु प्रबल हो गया। अब लियो साइन जो है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम, ईगो, इंडिपेंडेंट, ये सारी चीजें यहाँ आती है। लियो साइन जो होते हैं ना वो हमेशा न्यायप्रिय होते हैं, जो हमने कल देखा था, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो राहु जो यहाँ बैठा है ना वो उनको हमेशा बुद्धि देगा कि जीवन में पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट निकालो। क्यों? क्योंकि ये मनी हाउस है। तो इस प्रकार से जो ग्रह है वो उस राशि को इम्पैक्ट करेगा, और उन दोनों में
सूर्य की जगह राहु पावरफुल है, इसलिए राहु का रिजल्ट आएगा। अगर मून यहाँ हमने देखा 10th हाउस में, 10th हाउस में राशि है, मंगल की राशि है, मेष राशि। मंगल बैठा है भाग्य स्थान में, पुण्य कर्म के स्थान में। लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे, चंद्र जो है वो मंगल की राशि में है। मतलब हमें क्या देखना है, चंद्र का मंगल के साथ रिलेशन वो कैसा है। तो ये जो व्यक्ति है, मून को हमने देखा है बहुत इमोशनल, और 10th हाउस से हम देखते हैं फादर, फादर के लिए इमोशंस होंगे। 10th हाउस से हम देखते हैं कि हमारा करियर, हमारा डेजिग्नेशन, मतलब जॉब में बार बार इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, इमोशनल सेटबैक होगा, या फिर उन्हें बार बार मान हानि की जाएगी, या इन्हें हर्ट होगा। कुछ फीमेल्स होती है जो वर्क प्लेस में रोती रहती है कि बॉस मानता नहीं है, कलीग्स अच्छे नहीं मिले। ये सारी चीजें कब होती है, जब वहां पे मून आता है, क्योंकि वो इमोशनल इश्यूज क्रिएट कर रहा है वर्क प्लेस में। बिकॉज यहाँ से हमने वर्क प्लेस देखा, फादर से भी देखा, तो उस तरीके से हमें इससे जानना है। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन करना है। ये सब ना आप अपनी खुद की कुंडली पे करके देखिए। यूजुअली जब भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं ना, ये एडवाइजेबल होता है कि अपनी कुंडली कभी नहीं देखनी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप पहले अपनी कुंडली देखिए, क्योंकि हमें अपनी कुंडली देखने में जितना इंटरेस्ट है ना, उतना किसी और की देखने में नहीं होता है। हम ज्यादा मन लगा के सीखते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको एस्ट्रोलॉजी में ना बिलीव है ना इंटरेस्ट है, बट स्टिल दे आस्क कि मेरे बारे में कुछ बताओ। क्यूरियोसिटी सबको रहती है, इसलिए अपनी कुंडली पे सीखिए और डेली एक कुंडली देखने का एक प्रचलन कीजिए, तो ऑटोमेटिक 30 डेज 30 कुंडली हो गई ना, आ जाएगा। राजदीप जी, आपको कुछ बोलना है? या मैम, अभी आपने जैसे बताया कि जो अभी प्रेजेंट कुंडली में था, तो फर्स्ट हाउस में फोर्थ राशि है जिसका लॉर्ड इज मून, विच इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस। या तो वो आपने बताया कि भाई मतलब मून का अफेक्ट रहेगा बिकॉज वो लॉर्ड है उस घर, मतलब उस राशि का। बट मून 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो हाउ विल इट अफेक्ट दैट हाउस? सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि 10th और हाउस, उस घर का अपना भी एक लॉर्ड है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द राशि जो वहां पे है। उस घर का लॉर्ड है, लेकिन उसका स्वामी हमने देखा ना मंगल, तो उससे रिलेशन कैसा है ये भी मतलब देखना। उनका आपस में, मतलब जो प्लैनेट वहां प्लेस्ड है उसका उस राशि के जो उस हाउस में है उसके लॉर्ड के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा उसके रिलेशन है। अकॉर्डिंगली वील डू द प्रोडिक्शन। Yes. अब ये बात मैंने आज आपको क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये हमारा कल का टॉपिक है, अच्छा, डेबिलिशन एंड एक्सॉल्टेशन, कि कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा नीच का है, और कौन से दो प्लैनेट एक दूसरे के दोस्त है, कौन से शत्रु है। उसके बाद ये हम इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमें पहले जानना है कि मंगल और चंद्र में दोस्ती है या दुश्मनी है, शनि और गुरु यहाँ साथ में, उनमें दोस्ती है या दुश्मनी है। जब ये हम देखेंगे तब हम उस बात पे आ सकते हैं। ओके। जी ओके, आज का क्लास आया समझ में? जी। तो कितने लोग मुझे ज्वाइन करेंगे एज एस्ट्रोलॉजर? नाउ वी कैन हैव अ टीम, एवरी सिटी वन एस्ट्रोलॉजर। I've already joined. Yes, she already has joined, and that's why she has so many advanced questions, because उनका ना शायद इनका भी राहु प्रबल होगा। शी इज इनटू सो मच रिसर्च, कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े या ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले। रिसर्चिंग माइंड होना बहुत जरूरी होता है। ओके योगेश कुमार जी, वेलकम। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, वडोदरा से, वेरी नाइस। तो आपको बस क्या करना है, ग्रुप जो है ना हमारा मेन कॉस्मिक फैमिली का, अगर आप उसमें नहीं है तो जुड़ जाइए। जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आप पूछोगे, वहां पे डिस्कशंस होते हैं। हम क्या करते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वी हैव केप्ट रीडिंग ग्रुप, कि हर किसी को एक बुक पढ़ने के लिए 1 महीना आराम से लगता है, कंसिडरिंग आवर वर्क लाइफ स्टाइल। लिंक में शेयर कर दूंगी ग्रुप में हमारे। तो हमें 1 महीना एक बुक में लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बुक लेते हैं और हर कोई पढ़ता है और उस पे डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। क्योंकि एक ही बुक जब 10 लोग पढ़ते हैं ना, 10 लोग अलग अलग 10 पॉइंट निकालते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड कि एक बुक आपने 10 बार पढ़ा, तब हर बार जो अलग अलग पॉइंट आएगा वो आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। तो हम एक वो भी रखा है हमने कि बुक रीडिंग क्लब, कि आप पढ़ो, वहां के डिस्कशन करो, वंस इन अ मंथ हम डिस्कस करेंगे, फिर हम नया बुक लेंगे। इससे थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाता है कि पढ़े। क्योंकि बहुत से लोगों का हो जाता है कि जोश में सीखते, बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ में आके चीजें छोड़ देते हैं।
छूट जाती है अपने आप, तो वो फोकस नहीं रहता है। तो वो अगर आप ग्रुप में रहोगे और एक्टिविटी रहेगी ना, कुंडली से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे या आर्टिकल्स रहेंगे, उसको पढ़ पढ़ के थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है। या तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राशियों को समझना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने एक्सेल शीट कहा सबके लिए बनाना है, राशि, भाव, प्लेनेट, और उसको स्टडी करना है। कल के क्लास में हम क्या करेंगे कि इसी चीज को थोड़ा एक और आगे लेके जाएंगे, जहां हमने देखेंगे कि जिससे उच्च का या नीच का मतलब कोई भी प्लेनेट सबसे ज्यादा फल कब देता है, सबसे कम फल कब देता है, और उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जब हम जानेंगे ना, तब एग्जैक्टली वो मून वहां 10th हाउस में क्या करेगा, ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल नहीं है, सारे स्टूडेंट बहुत समझदार है, तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। दो ही चीजें होती है, या तो हमारा ध्यान नहीं है या हम बहुत ज्यादा समझदार है, इन दोनों ही चीजों में ना क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो आई एम हैप्पी दैट एवरीबडी इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी स्मार्ट। तो आई वांट टू नो, ये आपका कोर्स कब शुरू हो रहा है और क्या हो रहा है? Am I a part of it or no? विच कोर्स? Astrology course. Okay, this is the basic astrology course which I promised you. Okay. Yeah, So we are so doing. that's why we are Okay. joining. We are doing already that. Okay. So this is the All right. basic, जहाँ पे आप वास्तु से इसको कनेक्ट कर सकते हो, कि वास्तु में हमें जितना जरूरी है ना, वो उतना हम इसमें सीखेंगे, और एक बेसिक कुंडली। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो ना प्रोफेशनली, देन आई टेल यू वन थिंग, कि 5 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखो, 1 महीने में सीखो, 1 साल में सीखो, ऐसे किसी जगह पे मत जाइए। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट। शास्त्र के अनुसार इतना लिटरेचर है ना, इतने सारे ग्रंथ है और इतना सारा इंफॉर्मेशन है। आप मान लीजिए एक ही प्लेनेट पकड़ लीजिए, आपने सिर्फ सूर्य को पकड़ा है ना, सूर्य के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए हमें जीवन के कम से कम 30 से 40 साल देने पड़ेंगे, इतना ज्यादा लिटरेचर है। तो हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है, देयर इज नो फुल स्टॉप। आप एक पूरे साल भर एस्ट्रोलॉजी को डेली 2 आवर्स या 1 आवर अगर देते हैं, तो 1 साल के बाद आप इंडिविजुअली कुंडली देख सकते हैं, आप प्रिडिक्शंस आराम से कर सकते हैं, किसी के भी लाइफ का चार्ट बना सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी डेली होनी चाहिए, ताकि वो स्टेप्स आपको मिले। तो उसके भी अलग अलग कोर्सेस हैं अगर आपको करने हैं तो, बट वो अभी नहीं है, नवंबर के बाद दैट विल बी स्टार्ट, जिसमें हम पूरे साल में एस्ट्रोलॉजर पूरा कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं, जिसमें हम सिर्फ पारंपरिक बुक लेते हैं, जैसे पराशरी पूरा शास्त्र है, जो भी बृहद पराशर जो है, ये सारे बुक्स लेते हैं। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, देर आर अगेन सो मेनी टाइप्स, जेमिनी शास्त्र आता है, पराशरी आता है, नाड़ी आता है, भृगु नंदी नाड़ी आता है। तो हमें ऐसे हर एक का एक एक कोर्स नहीं करना है, हमेशा याद रखें कि एक पकड़ना है, इसमें से जो भी आपको लगे ना व्हाट इज राइट फॉर यू, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। 4 अलग वे से जाने से अच्छा है एक रोड पे जाएंगे ना तो एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई भी एक फैक्टर पकड़िए। अब कुंडली भी जब हम बनाते हैं ना, उसमें भी 2 अलग फॉर्मेट आते हैं, एक नॉर्थ इंडियन आता है, एक साउथ इंडियन। जो आपको इजी लगता है ना उसी को सीखिए, दूसरे को सीखने समझने में कंपैरिजन में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपको सही लग रहा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए। और बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, एक बात जो है वो बहुत जरूरी है, इंट्यूशन पावर। जब आपको इंट्यूशन बढ़ाना है, एक है इंट्यूशन, दूसरा है संकेत शास्त्र। संकेत शास्त्र मतलब हमारे आसपास हमेशा से कोई ना कोई घटनाएं घटती है, तो उन घटनाओं का कहीं ना कहीं उस समय के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मान लीजिए कि आपके पास कभी भी क्लाइंट आता है ना, तो वो क्लाइंट सवाल पूछने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से एस्पेक्ट के बारे में पूछेगा, वो रिलेशनशिप पूछेगा या क्या। इसको कैसे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इट इज अ रियल एग्जांपल, मैंने एक बुक में पढ़ा था। तो उन्होंने लिखा था, ही वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर। तो संकेत शास्त्र जो उन्होंने लिखा था कि एक लड़का जो था 10th ग्रेड का, जो गुम हो गया था, जो शाम के बाद घर पे नहीं आया। तो उन्होंने सारे दोस्तों के पास वगैरह उसको ढूंढा और वो कहीं पे भी नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे 5 o'clock को वो एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए कुंडली दिखाने की, कहीं ना कुछ हमें एक रहता है कि हमें मिले। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो शाम का समय था, अराउंड 5-5:30 जब वो गए थे, तब वो बैठे। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या सवाल है, तो इन्होंने बताया कि ये हमारे बेटे की कुंडली है और वो कल शाम से गायब है।
उन्होंने जैसे कुंडली रखी ना, तो जो एस्ट्रोलॉजर का ऑफिस था, उनके ऑफिस की विंडो पे टक 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 हो गई। कौवा बैठा था वहां बाहर। तो उन्होंने उस कुंडली को नहीं खोला और उन्होंने कहा कि कल दोपहर तक आपको आपके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अब आपको ये सोचना है कि उन्होंने कुंडली क्यों नहीं खोली। कौवे को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पितरुओं से जोड़ते हैं, यानी मृत लोक से जोड़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब मृत है ना, तो उनकी कुंडली नहीं देखी जाती है। तो वो जो सिग्निफिकेंट उन्होंने नोटिस किया कि वो जिस बच्चे की कुंडली रखी है वो अभी नहीं रहा है। तो वो लड़का ट्रेन से जो ब्रिज आता है ना, वहां कुछ मस्ती करते हुए पानी में गिर के मर चुका था, जिसकी बॉडी 2 दिन बाद मिली। तो इस प्रकार से संकेत को लेना है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में। मेरे पास एक केस आया था पिछले साल, उन्होंने मुझे गूगल पे भी रिव्यू दिया है बहुत अच्छे से। सो दैट लेडी, शी वॉज इन जर्मनी समवेयर, और उनके पापा जो थे यहाँ बिहार में या कहीं पे इंडिया में ही थे। तो वो रोज घूमने जाते थे, और उस दिन वो घूमने गए और वो वापस ही नहीं आए। तो फिर 12-1 बजे तक तो इनको भी, इनके पेरेंट्स ने, फैमिली ने कॉल किया कि वो मिल नहीं रहे, सुबह गए थे और अभी तक आए ही नहीं है, गायब है। तो उनका मुझे इंस्टेंटली कॉल आया कि क्या मैम आप देख के बता सकती है कि मेरे पापा कहाँ पे है। अब जब वो आया तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर, जिनका बर्थ डिटेल वगैरह कुछ एक्यूरेट है नहीं कि उनकी कुंडली से हम उसको देख सके। उस समय हमें सबसे पहले क्या देखना है कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है, क्योंकि का अपना सिग्निफिकेंट है। और उसी समय जब उन्होंने क्वेश्चन किया था ना, तो मुझे सडनली एक मैसेज आया था। इट वाज एन इनविटेशन कि सोसाइटी का हमारा जो मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पे कुछ पंडाल लगने वाला था। तो वो नॉर्मल अपना कैनवा बना के शेयर कर देना। सेम टाइम शी कॉल्ड मी कि मेरे पापा कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, और मुझे उनका कुछ पता नहीं, वो है भी नहीं। तो वो इनविटेशन आ गया। सो आई जस्ट गेव हर फीडबैक कि आपके पापा किसी ना किसी मंदिर के पास आपको मिलेंगे। तो हमें वो ग्रास्प करना आना चाहिए कि एक समय पे ना हमारे आसपास बहुत घटनाएं घटती है। अब वो जो मैसेज आया था उस टाइम पे और भी 4 आए होंगे, लेकिन मेरा फोकस वहां क्यों हो गया? क्योंकि हमारा इंट्यूशन उस समय एक्टिवेट होना चाहिए। तो उसके पापा उस दिन नहीं मिले। शाम को उनका मैसेज आया कि अभी तक भी पापा का कोई खबर नहीं आई है। देन आई टोल्ड हर टू वेट। नेक्स्ट मॉर्निंग 11 बजे कोई उनके पापा को ढूंढते ढूंढते उनके घर पे लेके आया, और उन्होंने कहा कि इनको एड्रेस बताना नहीं आ रहा था, ये एक मंदिर के पास बैठ के पानी और खाना मांग रहे थे। तो हम वहां से इनके पॉकेट में देख के, वहां से ड्राइव जो उनका था आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, वो देख के हम उनको लेके आए हैं ढूंढ के। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि एवरी टाइम हमें कुंडली लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस लेवल पे हमारे इंट्यूशन एक्टिवेट होने चाहिए। और ये तब होते हैं ना जब हम मंत्र साधना करते हैं, या कम से कम 10 मिनट रोज मेडिटेशन करते हैं। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, इतना मेडिटेशन आप करो ना। कभी भी आप आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए ना, आप देखोगे कि आपके आसपास हजारों हजारों प्रकार की आवाजें, उसमें से कम 7 से 8 आवाजें हैं ना, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही, आपको भी शायद मेरी आ रही। लेकिन हम सबके आसपास एसी चल रहा है, या फैन चल रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, या हवा हल्के से आ रही है, या मच्छर है, कितने सारे अलग अलग आवाजें। तो उन सब में से जो हमारे लिए जरूरी है उसको ग्रास्प करना उस मोमेंट में हमें आना चाहिए। दैट इज अवर इंट्यूशन पावर। उसको पढ़ने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 10-15 मिनट मेडिटेशन करना जरूरी है। So ठीक है। as per you, Brahma Muhurat would be 4 o'clock, 3:30, 5 o'clock. हाँ, ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, वो हमेशा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है सूर्योदय के टाइम के हिसाब से। यूजुअली जैसे 3:30 के बाद या 4:30 के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सूर्योदय से पहले जो 1.5 घंटा है ना, उस 1.5 घंटे से पहले वाले 45 मिनट्स, दैट इज योर ब्रह्म मुहूर्त। मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय हो गया है, तो उसके पहले 5:30, मतलब 4:45 से 5:30 जो टाइम है, दैट विल बी योर ब्रह्म मुहूर्त। मतलब 4:45 से लेके 5 के बीच में वो आएगा। तो कभी सूर्योदय जल्दी होता है 6 बजे, तो वो 1 घंटा पीछे जाएगा। लेट हो रहा है तो थोड़ा सा आगे जाएगा। बट दैट 45 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ आज रुक सकते हैं। अगर आप परमिशन दे तो हम कल फिर से मिलेंगे। हम रुक जाते हैं। ठीक है। Very good session, Very nice, Tejaswi. madam.